नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग सीयूटी यूजी 2026 के लिए हिस्ट्री डोमेन पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री डोमेन में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और पहले चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर है, लेक्चर थर्ड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में उसका उद्भव कैसे होता है और सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय के बारे में हमने देख लिया था। और परिचय के बाद हमने सभ्यता में जो भी पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, वस्तुओं के बारे में हमने देख लिया और वस्तुओं के साथ ही साथ यहाँ पर शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, शासन प्रणाली, और शासन प्रणाली के अलावा जो इसके मुख्य स्थान हैं, मुख्य स्थान, और यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के अलावा यहाँ पर हमने शव को रखने की जो प्रथाएं थी, शव रखने की प्रथा, उसके बारे में देखा। और आज हम इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर पर हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, अंत कैसे हुआ, और यहाँ पर जो पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, इन वस्तुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, पुरातात्विक वस्तुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद हम लोग सबसे आखिरी में कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपको टेस्ट फॉर्मेट में मैं ऐप पर अपलोड करूंगा, तो वो टेस्ट को आपको जरूर देना है। तो हम लोग अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं आगे। हमने जो भी चीजें पढ़ ली हैं उसके बाद की क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता अपने एकदम चरम पर थी और वो उच्चतम स्तर, इसका चरम का स्तर था, चरम स्तर ये 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक, 1900 बीसी ये जो समय है इसका, इस समय हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एकदम अपने परिपक्व चरण में थी, परिपक्व चरण में। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर पढ़े होंगे तो वहां आप देखे होंगे कि मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हुए हैं। पहला चरण है प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक चरण, इसका टाइम पीरियड 6000 बीसी से लेके 2600 बीसी तक था। इसके बाद दूसरा चरण है जिसको हम लोग उच्चतम चरण के नाम से जानते हैं, उच्चतम या परिपक्व चरण, परिपक्व चरण। और इसका टाइम पीरियड 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक था, 1900 बीसी। और जो तीसरा चरण है, और ये तीसरा चरण जो है इसको हम लोग उत्तर हड़प्पा के नाम से जानते हैं, उत्तर हड़प्पा। और यही चरण इसके विनाश का कारण बनता है, यहीं पर चीजें बदलती हैं और यहीं पर इस सभ्यता का अंत हो जाता है। तो इसका टाइम पीरियड 1900 बीसी से लेके आपका 1300 बीसी का टाइम पीरियड है। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टाइम पीरियड हमने जो डिसाइड किया है वो है 1300 से लेके 1900 बीसी। यही इसी समय में जो है इस सभ्यता का अंत होता है। अंत किन किन कारणों से होता है इसको हम इसमें देखेंगे। तो किसी भी सभ्यता का विकास जिस प्रकार से होता है तो अंत भी उसका उसी प्रकार से ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सभ्यता अगर 4000 5000 साल में बनती है, 2000 3000 साल में बनेगी, तो वो अचानक से 2 दिन 3 दिन या 2 साल 3 साल में समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको समाप्त होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम पीरियड हम देख रहे हैं
कि 1900 बीसी से लेके स्टार्टिंग इसका 1900 से होता है और 1300 बीसी तक ये चलता है। तो आप देखेंगे लगभग 600 साल का आपको समय यहाँ पर लगेगा इस सभ्यता को समाप्त होने में। हम लोग देख लेते हैं लाइन बाय लाइन क्या चीजें दी गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। चोलिस्तान कहाँ पड़ता है? तो ये चोलिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का ये एरिया है चोलिस्तान। तो इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया और जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मुहरों और विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, समय परिवर्तन के साथ ही चीजों में बदलाव होने लगता है। यहाँ पर पहली लाइन दी गई है, एक जगह आपको दिया गया है चोलिस्तान। चोलिस्तान कहाँ है? ये अभी हमने आपको बताया कि चोलिस्तान पाकिस्तान में है। चोलिस्तान, तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे लगभग 1800 बीसी में यहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? पहले परिवर्तन होते हैं कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा, जलवायु परिवर्तन। और किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के रहने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, अभी रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, तो रोटी में ही आपके अनाज आ जाएगा और अनाज के साथ ही इसमें जल आ जाएगा। हो सकता है कि समय के साथ जल की जो व्यवस्था है इसमें हो सकता है कि सूखा पड़ गया हो, सूखा पड़ने के अलावा जलस्तर नीचे चला गया हो, या नदियों ने अपना दिशा परिवर्तन कर लिया हो, दिशा परिवर्तन। तो इन सब चीजों से जो है सभ्यता विनाश की ओर जाती है। तो ऐसे जो कारण होते हैं, चाहे वो सूखा हो, जलस्तर हो या नदियों के दिशा परिवर्तन से हो, तो अगर मूलभूत चीजें आपकी पूरी नहीं होंगी, तब आप क्या करेंगे? आप माइग्रेशन करेंगे, माइग्रेट करके किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे, माइग्रेशन करेंगे। और माइग्रेशन करके ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि ये व्यक्ति धीरे धीरे जो है यूपी के एरिया में इधर भारत के साइड में बढ़ने लगे। भारत में उस समय यहाँ पर आप देखेंगे तो नदियों में मुख्य रूप से गंगा और यमुना ये नदियां आपको देखने को मिलती हैं। इधर धीरे धीरे लोगों का माइग्रेशन होता है और माइग्रेशन होने के साथ ही आप देखेंगे जैसे ही हड़प्पा सभ्यता अपने एकदम अंतिम चरण में पहुंचती है, विनाश की ओर जाती है, उसी समय इन एरिया में, उत्तर भारत में वैदिक सभ्यता का एकदम आगम हो जाता है। वैदिक सभ्यता ये धीरे धीरे आती है। तो लोग इधर से माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, सूखा, बाढ़, जलस्तर, आगजनी, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिस वजह से लोगों ने माइग्रेशन किया और उस जगहों को छोड़कर इस एरिया में बढ़े। इस एरिया में आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी यूपी, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तो इन सब एरिया में जो है धीरे धीरे लोगों का माइग्रेशन होता है। वही यहाँ पर पीछे दिया गया था। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो समय के साथ और भी चीजें रहती हैं जिसमें बदलाव होते हैं, चाहे वो माप तौल की वस्तुएं हों। माप तौल में क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के समय में जो आपके बाट होते थे, बाट एक
निश्चित अनुपात में होते थे, चाहे वो 1, 2, 4, 6, 16, 32 इस अनुपात में जो है बाढ़ थे। लेकिन समय के साथ इनमें परिवर्तन हुआ और लोगों ने चीजों को बदलना चालू कर दिया, अपने अनुसार उन चीजों को बदलना चालू किया। इस वजह से भी संस्कृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को हमको मिल रहा है। और अगली लाइन दी गई है कि लेखन और लंबी दूरी का व्यापार शिल्प विशेषज्ञता से समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा माल ही प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकी विधियों का ह्रास हुआ और बड़ी सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। कुल मिलाकर पुरा वस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है और इसका टाइम पीरियड अभी हमने बताया ये 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे चीजों में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन यहां पर दिया गया है, लेखन में परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प। लंबी दूरी के व्यापार में कैसे परिवर्तन होगा, तो आप देख रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में पिछली क्लास में हमने बताया था यहां पर व्यापार कहां कहां से होता था। व्यापार आपको मेसोपोटामिया से देखने को मिलता था, मेसोपोटामिया, इसके अलावा ओमान से, ओमान के अलावा आपको दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत यहां से सोना मिलता था। इसके अलावा अफगानिस्तान, तो इन सब जगहों से जो है व्यापार होता था। और हड़प्पा सभ्यता से लेकर जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, यहाँ से इनकी दूरी जो है काफी बहुत ज्यादा है और थोड़ी चीज बनाने के लिए काफी लंबा जो है रास्ता तय करना पड़ता था और उस रास्ते को तय करने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आती थी लोगों को। तो इसलिए धीरे धीरे उनकी डिमांड कम होने लगी। जब डिमांड कम होने लगी, लोग अगर मेहनत करके ला रहे हैं उस हिसाब से उनको आमदनी नहीं हो रही है, तब वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। इस वजह से भी यहाँ पर थोड़ी बहुत पतन के कारणों में इसको गिना जाता है। यही लिखा है कि धीरे धीरे जो इनकी शहरी जीवन शैली थी, जो शहरी सभ्यता थी, वो धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता में तब्दील होती चली गई, ग्रामीण सभ्यता में बदलती चली गई। और इस सभ्यता के पतन में और क्या क्या कारण है? पतन में अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको कि उसमें मुख्य कारण आपके ये हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन हो सकता है, वनों की कटाई अत्यधिक हो जाने से वहां पर गर्मी हो सकता है बढ़ गई हो, जलवायु में परिवर्तन हो गया हो, या नदियां आप देख रहे हैं कि बहुत सारी नदियां वहां पर हैं, तो बाढ़ अत्यधिक आती रही हो, इस वजह से लोग छोड़कर दूसरे जगह पर पलायन कर गए हों, माइग्रेट कर गए हों, या नदियां सूख गई हों अथवा अपना मार्ग बदल ली हों, तो ये कारण हो सकते हैं। या भूमि का जो है अत्यधिक उपयोग आप कर लेंगे तो कुछ समय के बाद वो भूमि जो है बंजर हो जाएगी। और हम एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये रन की ओर काफी जो है फैली हुई थी। कच्छ के रन, गुजरात में और राजस्थान में ये जो रेगिस्तानी एरिया है यहाँ पर काफी फैली हुई थी। तो इस वजह से वहां पर अभी भी आप देख रहे हैं कि पानी की समस्या है। तो उस समय भी पानी की समस्या थोड़ी बहुत रही होगी या और बढ़ गई होगी, नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया होगा, इस वजह से लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए होंगे। अब इसमें एग्जैक्ट रीजन क्या है अभी तक जो है ये पता नहीं चल पाया है। यह इन्होंने मेंशन किया है कि इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन के लिए ये जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता आपकी त्रिभुजाकार थी। इसकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार। आप देखेंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से इसका विस्तार होता है
जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से होते हुए ये उत्तर प्रदेश के एरिया में आलमगीरपुर आते हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसको बोला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र, दैमाबाद जगह है पर, और यहाँ पर बलूचिस्तान, सुत्का गंडोर, बलूचिस्तान। ये जो एरिया है इनका टोटल 13 लाख वर्ग किलोमीटर का, वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी नदियां हैं, सिंधु नदी है, रावी नदी है, चिनाब, सतलज, झेलम, ये सारी नदियां यहाँ पर आ रही हैं। तो अब मान लीजिए कि दिशा परिवर्तन होगा तो किसी एक नदी का होगा, दूसरी 2 नदी का होगा, 3 नदी का होगा। बाढ़ अगर आएगी तो किसी लिमिटेड एरिया में आएगी, सूखा अगर पड़ेगा तो वो भी लिमिटेड एरिया में पड़ेगा। अब पूरे के पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है बाढ़ तो आ नहीं सकती है, और पूरे के पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सूखा भी नहीं पड़ सकता है। तो ये जो बाढ़ की समस्या है, सूखा की समस्या है या आगजनी की समस्या है, ये सारे क्षेत्र में नहीं हो सकती है, किसी लिमिटेड एरिया में ही रहा होगा। यही उसमें मेंशन किया गया है कि कुछ लिमिटेड एरिया में ये घटनाएं देखने को आपको मिल सकती हैं, पूरे एरिया में ये घटनाएं नहीं हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया हो। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों और मृदभांडों का लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों के पतन और परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक शताब्दी से भी अधिक समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। कहने का मतलब यह है, इस लाइन का कहने का मतलब यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये पतन सोची समझी राजनीति के तहत हो गई, सोची समझी रणनीति के तहत की गई, सोची समझी रणनीति के तहत। इसमें मुहरों, विशिष्ट जो इनकी लिपियां हैं जो आज तक नहीं पढ़ी जा सकती हैं, और उसके अलावा जो इनके मनके और मृदभांड बनते थे, धीरे धीरे ये समापन की ओर चले गए। और जो इनकी बाट प्रणाली थी, जो मापने के लिए बाट थे, वो भी यहाँ पर देखने को आपको कम मिलते हैं। उसके जगह पर स्थानीय बाट प्रयोग में आने लगे, जहाँ पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से बाट बनाए और उस हिसाब से माप तौल की प्रणाली को आगे बढ़ाया। और इसी वजह से शहरों का धीरे धीरे पतन हुआ और लोग माइग्रेट करके दूसरे स्थानों पर गए। कहीं कहीं पर आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि इस सभ्यता के पतन के पीछे मुख्य कारण मलेरिया भी है, मलेरिया है, ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे ये जो मैप है, यहाँ पर देख रहे होंगे सिंधु नदी बह रही है और ये हड़प्पा है। यहीं पर शवाधान एच विधि आपको देखने को मिलती है, ये रंगपुर है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहे हैं, ये सब उत्तर हड़प्पा के जो है स्थान देखने को आपको मिल रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि सभ्यता का अंत तो हो गया। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है 1300 से लेकर 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच में धीरे धीरे इसका पतन हो गया। अब पतन होने के बाद इस सभ्यता के बारे में आज के लोगों को पता कैसे चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता भी एग्जिस्ट करती है, यहाँ कोई सभ्यता भी पहले थी। तो इसकी खोज किस प्रकार से हुई? तो जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। अब जाहिर सी बात है कि जब तक कोई चीज एग्जिस्ट करती है आप उनके बारे में जानते हैं, और भविष्य में आप तब तक ही जान पाएंगे जब तक उनकी जो है लिखित चीजें आपके पास उपलब्ध हो या उनके कुछ अवशेष आपके पास हो, कुछ वस्तुएं उनके आपके पास हो, तभी उसके बारे में जान पाएंगे। अगर वो चीजें नहीं हैं तो आप नहीं जान पाएंगे। तो यही यहाँ पर मेंशन है कि हड़प्पा सभ्यता के शहर धीरे धीरे नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके बारे में बोलते चले गए, और एक समय ऐसा आया कि लोग उनके बारे में कुछ भी नहीं जाने कि यहाँ कुछ ऐसा भी होता था। तब जब धीरे धीरे लोग वहां पर बसना चालू किए, एक समय के बाद जब लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या में जो है वृद्धि हुई है, और वृद्धि के साथ साथ जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, तो रोटी की खोज में लोग दूसरे स्थानों पर जाना चालू किए।
अब ये लोग जो है धीरे धीरे इस एरिया में फिर से बसना चालू हुए, और बसने के बाद इन्होंने खेती अपना करना चालू किया। खेती, तो जब आप खेती करेंगे तो उस समय ट्रैक्टर जैसी व्यवस्था तो थी नहीं, हल चलाए जाते थे। और हल जब चलाए जाते थे तो हल जाकर किसी ईंट से लड़ता था, या जो गड़े हुए धन थे, संचय था, मैंने बताया था पिछली क्लास में, संचय जो गड़े हुए धन थे, तो उन सब में हल टकराते थे, और टकराने के पश्चात जो है चीजें निकलती थी। तब लोगों को लगता था कि ईश्वर हम पे मेहरबान हो गया है और हमें गड़ा हुआ धन मिल रहा है। उनको पुरातत्व के बारे में नहीं पता रहता था, उनको लगता था कि ईश्वर हमसे जो है हम पे मेहरबान है, इसलिए ये चीजें हमको मिल रही हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहस्त्राब्दियों बाद लोग रहना आरंभ किए, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण, या खेत की जुताई के समय, या फिर खजाने के रूप में खुदाई के समय यदा कदा जो चीजें मिलती थी उससे पुरातत्व का पता लगाया जाए। इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था, बस अगर चीजें मिल जाती थी तो उसको उठा लाते थे, अपने हिसाब से अपने धर्म के अनुसार उन चीजों का प्रयोग करते थे। जब हमने पहली क्लास की शुरुआत की थी तो वहीं पर हमने इस नाम का वर्णन किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारत में आए हुए थे पुरातत्व वस्तुओं की जांच करने के लिए, उनके बारे में डिटेल से एनालिसिस करने के लिए। तो जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पेपर में छप सकता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो थे कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए। तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य और अभिलेख का प्रयोग अधिक करना पसंद करते थे। जब तक आपको या इन इतिहासकारों को, पुरातत्वविद जो थे, इनको हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं पता था, तब वे क्या करते थे कि भारत में जो लिखित चीजें उपलब्ध थी, जो पुराने पांडुलिपियां थी, किताबें थी या शिलालेख थे, तो वो सब चीजों को ये लोग पढ़ते थे और उसी के अनुसार जो है चीजों को एनालिसिस करते थे और लिखते थे। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला और पता करने के बाद धीरे धीरे वस्तुओं को देखना चालू किए, उसके बाद एक लिपि ये लोग पढ़ नहीं पाए, आज तक भी नहीं पढ़ पाए। इस वजह से कुछ यहाँ पर जो है जानकारी का अभाव देखने को मिला। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका जो मुख्य एरिया था वो था लिखित वर्णन को पढ़ना था। तो कनिंघम की मुख्य रुचि आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी तक था। तो जो भारत में घटनाएं हुई थी 600 बीसी से लेकर आपका 400 एडी तक, इस समय में जो घटनाएं हुई थी, जितने भी राजवंश आए थे भारत में, और जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब उपजे थे, ये सब आए हुए थे, तो इन सब के बारे में ये लोग काफी अच्छे तरीके से अध्ययन करते थे। लेकिन इनको अगर 2500 3,000 साल पीछे जो है जाने के लिए कहा जाए तो वहां पर ये लोग फेल होते दिख रहे थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका जो एरिया था रिसर्च करने का वो था 600 बीसी से लेकर 400 ईस्वी तक। तो यहाँ पर इनके टाइम पीरियड के जो है बारे में ये लोग जानकारी इकट्ठा करते थे। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में उपमहाद्वीप से आए चीनी बौद्ध यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। वही जो पहले मैंने बताया कि रिटन जो सामग्रियां उपलब्ध थी, और रिटन में यहाँ पर चीनी बौद्ध ग्रंथ जो है आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैनशांग का नाम आता है, फाहियान का आता है। तो ये सब जो चीनी तीर्थयात्री हैं तो उनकी किताबों भी ये लोग पढ़ते थे, और किताबों में जो भी चीजें दी गई रहती थी उस हिसाब से इतिहास लेखन का काम करते थे। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रह, प्रलेखन और अनुवाद भी किया। तो इस समय जो इनको चीजें रिटर्न मिलती थी उसको कलेक्ट करते थे और उसको पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद जो है अगर वो पाली, प्राकृत या किसी और लैंग्वेज में लिखी रहती थी तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे और पढ़ते थे कि क्या चीजें वहां पर
दी गई है। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। अब जैसे पुरावस्तुओं को ये लोग देखे और देखने के बाद जो भी इनके काम की चीजें लगती थी, जो कल्चरल लगती थी, उसको ये लोग अपने नोट बुक में जो है नोट करते थे, नोटबुक में लिखते थे, बाकी की चीजों को ऐसे छोड़ देते थे। तो मैंने बताया था कि सन 1856 में ही जब रेलवे ट्रैक का जो है निर्माण किया जा रहा था, तो उसी समय यहाँ पर कुछ मुहरें देखने को मिलती है और ईंट मिलती है। तो वहीं पर एक मुहर मिलती है और उस मुहर को एक अंग्रेज व्यक्ति जो है इन तक पहुंचाता है कि आप इसको देखिए और अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है इस पर रिसर्च करके रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। तो ये मुहर को लेते हैं, मुहर को ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो है टाइम पीरियड जो रहता है, कालखंड, उसको नहीं बता पाते, उसमें ये फेल हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर आप आगे देखेंगे तो चार्ल्स मैसन आते हैं, फिर दयाराम साहनी, तो ये सब मिलकर जो है इन बस्तियों की खोज करते हैं और नई सभ्यता के बारे में आपको बताते हैं। तो जब इनको ये मुहर मिलती है तो मुहर का ये लोग अध्ययन करते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद बताते हैं कि जैसे वैदिक सभ्यता का प्रारंभ यहाँ पर गंगा घाटी के क्षेत्रों में हुआ है, सेम वैसे ही ये जो मुहर आप हमको दिए हैं इसका भी लगभग गंगा घाटी में ही उद्भव हुआ है, देखने को मिला है। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत था। जब आगे रिपोर्ट आती है तो वहां पर चीजें कुछ और देखने को आपको मिलती हैं। अगला टॉपिक है एक नवीन प्राचीन सभ्यता। तो यहाँ पीछे हमने जितना अभी तक आपको बताया ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। आपको जो मेन चीजें हैं उसको आप लिख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया। पहले यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्होंने किस समय के लिए जो है समय तक अपने रिसर्च एनालिसिस को किया? तो 600 बीसी से लेकर 400 एडी तक इन्होंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया और सबसे पहले ही इनको यहाँ पर एक मुहर दी जाती है और मुहर पर ये अपना रिसर्च करके एक रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं। रिजल्ट ये बताते हैं कि ये मुहर जो है वो गंगा घाटी क्षेत्र की है और जो ये सभ्यता एग्जिस्ट भी करती थी तो गंगा घाटी में रहती थी। तो ये यहाँ पर गलत आपको देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर सही इसका रिजल्ट क्या होगा? तो सही रिजल्ट के लिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। यही लिखा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में, 20वीं शताब्दी का आरंभिक दशक, अब इसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो है 1921। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मुहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों में कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबद्ध थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में की। इसके बाद दूसरे व्यक्ति आते हैं राखाल दास बनर्जी। तो राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा में जैसे मुहरें देखने को मिलती हैं सेम उसी आधार पर मोहनजोदड़ो की खोज की। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने की। ये क्या टाइम पीरियड था? तो इन्होंने 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और वहां से जो मुहरें मिली तो मुहरों को इन्होंने हड़प्पा सभ्यता से मिलाया और फिर एक रिजल्ट निकला और रिजल्ट ये था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों संस्कृतियां दोनों जो है पूरा स्थल एक ही सभ्यता से जुड़े हुए थे। यहाँ पर ये रिजल्ट देखने को मिलता है और फिर पता चलता है कि हड़प्पा का एरिया और मोहनजोदड़ो ये सभी जो है एक ही एरिया में फैले हुए थे। उसके बाद सन 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल जॉन मार्शल, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल 1924 में कौन थे? वो थे जॉन मार्शल। तो इन्होंने ही इन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जो रिसर्च निकाली इसको यूरोप में विश्व के सामने प्रस्तुत किया और बताया कि एक सबसे पुरानी सभ्यता दुनिया में एग्जिस्ट करती है और ये है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि
इसके जो अधिकांश क्षेत्र देखने को मिल रहे थे, जो अधिकांश जगहें देखने को मिल रही थी, वो सिंधु नदी के किनारे देखने को मिल रही थी। इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। तो यहाँ से एक तीसरा क्वेश्चन भी तैयार हो जा रहा है। तो टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। दूसरा, राखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो की। कब? 1922 में। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो जॉन मार्शल ने किया। कब किया था? 1924 में। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। इसको आप जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिए। आगे है एस.एन. राव। ये भी इतिहासकार, पुरातत्वविद। इनकी जो किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये है इनकी किताब का नाम, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए कि एस.एन. राव की किताब का नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इन्होंने इसमें लिखा था कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था, 1920-22 के आसपास ये भारत आते हैं, 24 में अपना रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं। तो मार्शल ने उन भारत को 20वीं शताब्दी के आसपास जहां पाया था, उससे उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ही सबसे पहले जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता मिली, इसका नामकरण किया। और ये आप देख रहे हैं कि 1924 में अपना रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं और यहीं से टाइम पीरियड बताना जो है धीरे धीरे पता चलना चालू होता है। और वो टाइम पीरियड लगभग आप देख रहे हैं कि 3000 बीसी माना जाता है। तो यही इनके कहने का मतलब है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे पीछे ले जाके छोड़ा। जो जब ये आए थे वहां से एक पुरानी सभ्यता में ले जाकर भारत को छोड़ा। और बताया कि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों से प्राप्त उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों से मिली ऐसी मोहरें जो जब तक नहीं पहचानी जा सकी थी, वहां से मोहरें मिली हुई हैं। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो ये बताते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता के पैरेलल थी, समकालीन थी, उसी के समय की, कंटेम्परेरी थी, उसी के समय की ये सभ्यता थी। तो पहले माना जाता था कि सबसे पुरानी सभ्यता मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो पता चला कि नहीं, उससे भी पुरानी सभ्यता ये यहाँ पर विद्यमान है। जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी ले आए थे। यूनान और क्रीट में इन्होंने जो अपने कार्य किए थे पुरातत्वविद से संबंधित, वही इन्होंने यहाँ पर भी अपनाने का काम किया था, वही इन्होंने यहाँ पर भी लागू किया। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह उन्होंने भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उन्होंने दैनिक जीवन की पद्धतियों को भी जानने में उत्सुकता थी। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करते थे? तो वो लगभग जो टाइम पीरियड था 600 एडी से लेकर 400 बीसी तक, 600 बीसी से लेकर 400 एडी तक, तो उस समय की जो चीजें थी उस पे रिसर्च एनालिसिस अपना करते थे और जो इंटरेस्टिंग चीजें होती थी उसको इकट्ठा करते थे। तो सेम इनका भी वही काम था, ये भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजों को कलेक्ट करते थे। लेकिन जब इनको पता चला कि ये पुरानी सभ्यता है तो उस सभ्यता पे भी काम करना चाहिए जिससे विश्व इनको जान पाए, तो इसलिए इस पर जो है इन्होंने काम करना जारी रखा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है कि नई तकनीकी और प्रश्न, तो किस प्रकार से जो ये सभ्यता जब देखने को मिली है तो इसका किस प्रकार से नामकरण किया जाए, कैसे इसका टाइम पीरियड जाना जाए। तो इसके लिए सन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर। तीसरा नाम यहाँ पर आता है R.E.M. व्हीलर। तो इन्होंने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के अस्तर विन्यास का अनुसरण करना चाहिए। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। ये R.E.M. व्हीलर कौन थे? ये इसके पहले जो है जब ये पुरातत्वविद नहीं बने थे
तो उसके पहले ये सेना में ब्रिगेडियर के रूप में काम करते थे। तो उन्होंने, अब सेना में थे तो वहां पर इनको चीजों की पहचान करने की अलग जो है ट्रेनिंग दी गई थी, तो वही ट्रेनिंग जो है इन्होंने यहाँ पर लागू करने का काम किया। और जो यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इसके आसपास की जो एरिया थी वहां पर इन्होंने खुदाई करना चालू किया। और खुदाई कैसी? खुदाई परत दर परत, परत दर परत जो है करना चालू किया। तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है ये एकदम नवीन होती है, नवीन होती है। अब फिर धीरे धीरे जैसे आप जाएंगे तो वो और जो है पुरानी होती दिखती है। तो जितनी भी नीचे वस्तुएं मिली वो अधिक पुरानी मानी गई, उसके ऊपर जो थी वो बीच की मानी गई, और जो सबसे ऊपर थी वो तो नवीन ही मानी जाएगी। उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान बनने के पश्चात भारत का जब विभाजन नहीं हुआ था, भारत का विभाजन आप जानते हैं कि दो भागों में हो गया, भारत और पाकिस्तान में। और पाकिस्तान भी पहले दो भागों में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान अभी बांग्लादेश के रूप में नया देश है। तो उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान बनने के पश्चात प्रमुख ज्ञात पुरास्थल जो अब पाकिस्तान में स्थित है। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। इनमें जो है कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में धौलावीरा की खोज हुई। वहां पर अन्वेषण और उत्खनन इन्हीं प्रयासों के हिस्सा बने। अब अन्वेषण का जो है काम अभी भी जारी है, अभी भी खोज चल रही है। तो भारत में कौन कौन सी जगहें हड़प्पा सभ्यता की मिली हैं, तो वे जगहें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जगहें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धौलावीरा। तो राखीगढ़ी जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है और ये राजस्थान, ये हरियाणा में है, और लोथल गुजरात में है। आगे देखते हैं कि 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे। तो ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर भारत के लोग भी रिसर्च करने के लिए जाते हैं और विदेश से भी यहाँ पर जो पुरातत्वविदियां हैं, इतिहासकार हैं, वो आते हैं यहाँ पर चीजों की खोज करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो इन तकनीकों में जो है आप देखते हैं कि किसी अगर वस्तु का आयु निर्धारण करना है, एज जानना है, आयु निर्धारण, तो आयु निर्धारण में एक मुख्य जो है नाम आता है C14, कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 क्या है कि समय के साथ जो है कार्बन पूरी दुनिया में मौजूद है और ये कभी खत्म ना होने वाली चीज है, और कार्बन प्रत्येक वस्तु में होता है। तो जो इनके पास टेक्नोलॉजी है उससे पता लगाते हैं कि वस्तु कितनी साल पुरानी है। तो ये यही तुरंत लिखा हुआ है कि नई नई आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिससे वे मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं, वनस्पति और जानवरों से प्राप्त अवशेष के सतह के रूप में अन्वेषण करते हैं और उससे जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। और वे टुकड़े जो है सूक्ष्म रूप में भी हो सकते हैं, बड़े रूप में भी देखने को मिल सकते हैं। अब अलेक्जेंडर कनिंघम को जो पहली मुहर दी गई थी, ये उस मुहर की फोटो है। यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन की गई है, एक वृषभ का यहाँ पर आकृति बना हुआ है। अब ये जो पुरास्थल होते हैं, टीले होते हैं, इनकी खुदाई कैसे की जाती है? तो खुदाई जो है दो तरीके से हो सकता है, या तो आप एकदम ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर जो है करते हुए चले आइए, और दूसरा होता है कि परत दर परत आप जो है खुदाई करते हुए आइए। तो ये जो फिगर आप देख रहे होंगे ये जो है इसका लेवल है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये धीरे 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 परत दर परत नीचे जो है बढ़ते हुए खुदाई की जा रही है। तो अब यहाँ पर जो जिससे चीजें मिलती हैं उन चीजों को उसी अनुसार आयु जो है निर्धारण किया जाता है। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। पुरातत्व कैसे बनते हैं? वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण से, प्रयोग से, और उनको जो त्याग दिया जाता है तो वही पुरातात्विक स्थल बन जाते हैं।
जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि खंडों का उपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, जहां भी लोग रहेंगे तो वहां पर लैंड का यूज करेंगे, चाहे खेती के लिए हो, जल के लिए हो, किसी भी प्रकार के लिए हो, तो उसमें करते हैं। और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिससे टीला कहते हैं। अब जहां व्यक्ति रहेंगे तो पहले वहां पर जो है कच्चे घर बनाए जाते थे, या कच्चे नहीं पक्के भी घर बनाए जाते थे, तो मिट्टी की आवश्यकता पड़ती थी। और इस मिट्टी को जब जमीन से निकाला जाता था तो वहां पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते थे, और गड्ढे से जो है वहां पर पानी निकालने का काम किया जाता था, पानी भी वहां पर इकट्ठा किया जाता था। और वो एक तो वहां बड़ा गड्ढा बन गया, और दूसरे अलावा जब वहां से मिट्टी निकाली गई और घर बने, तो घर जब एक समय के बाद गिर जाएगा तो वो बड़े बड़े टीले बन जाएंगे। वही है यहाँ पर दिया गया है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी स्तर नवीनतम होते हैं। जो हमने बताया कि ऊपर का जिस एरिया रहेगा वो नवीन होगा, और जितना आप नीचे जाएंगे वो पुराना होगा। इन्हीं स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि पुरातत्वविदों द्वारा निचले स्तर और ऊपरी स्तर के बीच जब हम लोग खुदाई करते हैं तब उसी को स्तर क्रम कहा जाता है, जिसमें हम जितना नीचे जाएंगे उतनी पुरानी चीजें हमको मिलेंगी। यही है स्तर विज्ञान। स्तरों में मिले पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों में संबद्ध किया जाता है, जिससे एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता चलता है। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। तो हड़प्पाई लिपि में इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होती हैं। ये वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकते हैं, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बची रहती हैं वे हैं पत्थर, पकी मिट्टी और धातु। अब कोई भी सभ्यता जो 6000, 7000 या 3000, 4000 साल पुरानी है, उसके बारे में हमको जानना है, तो हमको यहाँ पर ना तो कपड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, ना चमड़े मिल सकते हैं, ना लकड़ी मिल सकता है, ना तो सरकंडे मिल सकते हैं। ये सब जो है वो सड़ जाते हैं बहुत जल्दी, इनकी आयु बहुत कम होती है, 200-300 साल के अंदर में ही ये सब सड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो वस्तुएं बची रह जाती हैं उनमें पत्थर से बनी वस्तुएं हो सकती हैं, पकी मिट्टी से बनी वस्तुएं हो सकती हैं, जो धातुएं हो सकती हैं, वो बची रह सकती हैं। तो इन्हीं के आधार पर चीजों को कलेक्ट किया जाता है और वहीं से इतिहास लेखन का काम किया जाता है, चीजों को जाना जाता है और उसका आयु निर्धारण किया जाता है, संस्कृतियों के बारे में जाना जाता है। अब यहाँ पर जो वस्तुएं हमको मिलती हैं उसका हम लोग वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी नवीन है और कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है, तो इन सब का जो है वर्गीकरण करते हैं। तो पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पर पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके उपरांत पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। पहले तो क्या करेंगे, चीजों को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद धीरे धीरे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि से संबद्ध होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना होता है कि उदाहरणतः कोई पुरा वस्तु एक औजार है या आभूषण है, या फिर दोनों, या अनुष्ठानिक प्रयोग में की गई कोई वस्तु है। कहने का मतलब यह है कि जब पुरातात्विक वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है तो सबसे पहले उसको कलेक्ट किया जाएगा। अब कलेक्ट कर लिया तो अब वहां पर छोटी छोटी चीजों को अलग करेंगे, बड़ी चीजों को अलग करेंगे, तो और उसमें जो डेली यूज की चीजें हैं उसको अलग करेंगे, जो कीमती वस्तुएं हैं उसको अलग करेंगे, जो पत्थर के औजार मिलेंगे उसको अलग करेंगे, इन सब चीजों को अलग करेंगे, जो आभूषण होंगे उसको अलग करेंगे। तो कई प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको अलग अलग रखते हैं। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वस्तुओं के बारे में पता लगाना कि कौन सी वस्तु किस काम के लिए प्रयोग आती थी। चाहे वो आभूषण हो तो आभूषण किस प्रकार का आभूषण है, कहाँ पहना जाता था, या औजार है तो औजार कैसा है, हाथ से चलाने वाला है, फेंक के मारने वाला है, या फिर कोई अन्य तरीके का है।
या और भी जो चीजें मिलती हैं, तो उससे पता ये लगाया जाता है कि क्या यहाँ पर धर्म एग्जिस्ट करता था, धार्मिक वस्तुएं हैं या अनुष्ठान इससे होता था कि नहीं होता था। तो इन सबको अलग अलग करके जो है क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। तब कोई भी वस्तु मान लो आपको पुरानी मिलती है, तो उसका आप कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? आज के समय में जैसी वस्तुएं होती हैं, जैसा उसका हम लोग यूज करते हैं, उसी आधार पर करेंगे। इसमें मनके मनके जो है क्या होते थे, छोटे छोटे आभूषण होते हैं, आभूषण पहनने के लिए काम आते हैं। तो जो आभूषण मिलते हैं तो उसको आभूषण की श्रेणी में रखे जाएंगे। चक्कियां जिससे आटा पीसने का काम होता था, इसको डेली यूज में रखेंगे। पत्थर के फलक हैं तो इसका भी डेली यूज होता था। पात्र जो है इसका भी डेली यूज होता था। तो इन सबको डेली यूज की चीजों में रखेंगे। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वह घर में मिली थी, नाले में मिली थी, कब्र में मिली थी या फिर भट्टी में मिली थी। और फिर जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो यह भी देखा जाता है कि वो वस्तु कहाँ मिली थी। मान लीजिए अगर आभूषण मिल रहा है तो आभूषण क्या घर में मिल रहा है या कब्र में मिल रहा है। कब्र में मिलेगा तो उससे पता चलेगा कि कब्र के साथ दफनाई जाती थी वस्तुओं को। कब्र में नहीं मिला, घर में मिला, तो इससे होता था कि वो पहनने के लिए यूज की जाती थी। या नाले में मिलती थी या फिर जो है भट्टी में मिलते थे। भट्टी में अगर मिलेगी तो इससे पता चलेगा कि वहां पर कोई कारखाना भी एग्जिस्ट करता था। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष सहारों का साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। तो जो भी चीजें नहीं जो है फिजिकल रूप में अवेलेबल रहती हैं, तो उनको हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपने हिसाब से क्लासिफाइड करते हैं और हिस्ट्री राइटिंग का काम करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साधनों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को समझने के लिए सही मार्गदर्शन नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी वह मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना में दोनों से संबद्ध थी। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही कोई वस्तु आपको मिलती है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको कपास के अवशेष थोड़े बहुत मिले हैं, तब कैसे आप पता लगाएंगे कि वहां पर जो है लोग सूती कपड़ों को पहनते थे। अब जो कपड़े होते हैं वो तो 200 साल 300 साल में समाप्त हो जाएंगे। तो जो वहां पर मूर्तियां मिली हैं, अब मूर्तियों को हम लोग देखते हैं कि कैसे उस पर जो है शिल्पकर्म का कार्य किया गया है, कैसे वहां पर चीजों को बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि उस पे कपड़े अच्छी तरीके से उस पे कढ़ाई किया हुआ जो है दिखाई देता है हमको। या घड़े वगैरह मिलते हैं तो वहां से देखते हैं तो कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जैसे कोई कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति दिख रहा है। तो कपड़े पहने हुए व्यक्ति से हम ये अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ के जो व्यक्ति थे वो कपड़े पहने रहते थे। कपड़े जो थे वो एकदम अच्छी क्वालिटी के होते थे, क्योंकि अगर चीजें उस तरीके की नहीं रहेंगी, अगर व्यक्ति उस तरीके का चीज यूज नहीं करेगा तो उसको वो अपने मूर्तियों में या घड़ों पर या सिक्कों पर उस तरह के जो है नहीं ढालेगा। तो यही जो है अप्रत्यक्ष सहारे होते हैं जिनका यूज करना होता है। अब जो भी चीजें मिल जाती हैं उसका हम लोग कैसे जो है व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने समय जो है कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। तो जब व्याख्याएं की जाती हैं तो उस समय धर्म को भी ध्यान में रखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत जो है व्याख्या कर दी जाए। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी की मृण मूर्ति, जिनमें कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक जो है नारी की मूर्ति मिलती है और ये जो नारी है वो विशिष्ट प्रकार के जो है आभूषण पहने हुई है। तो ये ना जो है मूर्ति आपको कहाँ से मिलती है? ये मोहनजोदड़ो से मिलती है, मोहनजोदड़ो से। ये जो मोहनजोदड़ो से मूर्ति आपको देखने को मिल रही है तो इसमें
विशिष्ट प्रकार के आभूषणों से लदी हुई चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जो है एक मातृ देवी की जो है मूर्ति मिली हुई है। तो मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है? तो ये हड़प्पा से मिली हुई है, हड़प्पा। तो मातृ देवी कैसे कहा गया है? तो ये जो मूर्ति मिली हुई है, तो यहाँ पर जो एक स्त्री की मूर्ति मिली है, इसमें इसके जो है पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्भ से जो है एक पौधा निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो पौधा निकलता हुआ दिख रहा है, तो इसको इन्होंने मातृ देवी की संज्ञा दे दी। और पुरुषों की दुर्लभ मूर्ति पत्थर से बनी हुई मूर्तियां मिली हुई हैं, जिनमें लगभग एक मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ में घुटने पर बैठा हुआ दिखाया गया है, जो राजपुरोहित है। और ये जो पुरुष की मूर्ति मिली है राजपुरोहित की, ये कहाँ से मिली है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। जो इनका विशाल स्नानागार था, अन्नागार था, उसी के पास मिला हुआ था। अब उससे ये लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर कोई राजा जो है एग्जिस्ट करता था, कोई शासक एग्जिस्ट करता था, जिसको ये लोग राजपुरोहित की संज्ञा देती है। अब कहाँ तक ये चीजें सही हैं, कहाँ तक गलत हैं, यही है जो है व्याख्या की समस्याएं जो कहने को दिख रहा है, वो यही है। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है, जिसमें विशाल स्नानागार और कालीबंगन तथा लोथल से मिली हुई वेदिकाएं शामिल हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि वेदिकाएं आपको कहाँ से मिली हुई है? अग्नि वेदिका ये आपको कालीबंगन और लोथल से मिला हुआ है। स्नानागार, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। मोहरें, जिन पर कुछ संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हुए हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर, जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संलिष्टित लगते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मोहरों पर कौन से जानवर का अंकन किया गया है? तो एक श्रृंगी जानवर का वह अंकन जो है उस पर किया गया है, एक श्रृंगी जानवर उस पर बनाया गया है। कुछ मोहरों पर एक आकृति, जिसमें पलथी मारकर एक योगी की मुद्रा में व्यक्ति बैठा हुआ है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है, और इसी को आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में आरंभिक रूप से संज्ञा दी गई है। तो एक व्यक्ति आपको मूर्ति देखने को मिलती है, जिसमें एक व्यक्ति है और वो पलथी मार के आराम से जमीन पर बैठा हुआ है। तो उसको ये लोग शिव से जोड़ देते हैं। इतिहासकार जो है उसको कहते हैं कि ये हिंदू धर्म के प्रमुख देवता शिव हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वही हो, लेकिन कुछ हद तक शिव को माना गया है। तब इस आधार पर हड़प्पाई सभ्यता में अनुमान के आधार पर आरंभिक और बाद की परंपराओं में समानताएं देखने को मिलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं और वर्तमान से अतीत की ओर खोज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो इतिहासकार होता है, इतिहासकार इतिहासकार अब ये इतिहासकार, मान लीजिए कि ये जो मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, या इसके अलावा जो आद्य शिव की मूर्ति मिली हुई है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये व्यक्ति है पालथी मार के बैठा हुआ है। इसके आसपास यहाँ पर एक श्रृंगी जानवर देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर कुछ मिट्टी के खिलौने मिल रहे हैं। तो अब इन चीजों को तो इकट्ठा कलेक्ट कर लिया, अब उस हिसाब से कैसे उस कल्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहीं पर धीरे धीरे चीजों को देखते हैं, उसके शिल्प को देखते हैं, और आधुनिक समय में अगर कोई ऐसी चीजें मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, तो उससे ये लोग इंटरकनेक्शन बैठाते हैं, संबंध जो है स्थापित करते हैं, और उस हिसाब से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतिहासकार जो होता है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है और वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर रहा। आगे आप यहाँ देख रहे होंगे तो हड़प्पाई सभ्यता में एक आपको यहाँ पर शव देखने को मिल रहा हुआ है। ये शव जमीन पर है, इसके चारों ओर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये कुछ एरिया ऐसे बनाया गया है, कब्र बनाई गई है। इसके साथ ही कुछ यहाँ पर चीजें यहाँ पर रखी हुई देखने को आपको मिल रही है, जो इसकी मृत्यु के पश्चात इसके साथ ही दफन किया गया था।
अब हम लोग थोड़ा टाइम पीरियड पे बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने पूरी क्लास में आपको चीज़ों को बताया है, सबका टाइम पीरियड बताया, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसका समय काल 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। आज से 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। और मध्य पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड आज से 80,000 वर्ष पूर्व। उच्च पूरा पाषाण काल 35,000 वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष पूर्व। नव पाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व। और ये जो ताम्र पाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड 6,000 ईसा पूर्व माना जाता है, 6,000 BC। ये जो ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये जो ताम्र पाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड 6,000 BC है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है आपका, हड़प्पा सभ्यता, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली, तो ये आपका ताम्र पाषाण काल सभ्यता में आता है। और उसके अलावा जो इसका मेन टाइम पीरियड है वो 2600 ईसा पूर्व है। तो 2600 ईसा पूर्व में ही हड़प्पा सभ्यता एकदम अपने चरम पर थी। उसके अलावा 1000 ईसा पूर्व, ये जो 1000 ईसा पूर्व है, इसी को महापाषाण काल या लौह काल के नाम से जाना जाता है। और 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, इसे को आरंभिक ऐतिहासिक काल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में कुछ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो 1875 में पहली बार कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। 22 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। 1946 में REM व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन का कार्य फिर से चालू करवाया था। 1955 में SR राव ने लोथल की खोज की थी। तो यहाँ पर पूरा ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रमुख स्थान हैं वो कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो ये स्थान आपको देखने को मिल रहे हैं। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। रोपण सतलज नदी के किनारे। लोथल भगवा नदी के किनारे। बनावली सरस्वती नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो चीजें आपको देखने को मिली थी, चीजों को मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कुछ MCQ है, उसको हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि सेलखड़ी क्या था। सेलखड़ी क्या था? सेलखड़ी क्या कोई धातु थी, मुलायम पत्थर था, मिट्टी था या कोई रसायन था? तो इसका सही उत्तर क्या है? सेलखड़ी जो है एक मुलायम धातु थी, मुलायम धातु। अब इस मुलायम धातु से सिलखड़ी से ही क्या बनाई जाती थी? आपकी मुहरें जो है बनाने का काम किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगन सभ्यता या वैदिक सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाइम पीरियड क्या है इसका? मुख्य टाइम पीरियड लगभग 2600 BC से 1900 BC, ये इसका जो है मुख्य टाइम पीरियड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? तो अभी हमने आपको बताया कि इसका टाइम पीरियड 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड था। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के उद्भव को किससे जोड़ते हैं? ये जो हड़प्पा संस्कृति है, इसका उद्भव कहाँ से माना जाता है? कहाँ से इसका उद्भव होता है? तो इसका जो उद्भव होता है वो धातु कर्म विधियों से होता है? बिल्कुल नहीं। दूसरा है 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदाय से अगर कोई सभ्यता उपजेगी तो पहले वो खाना जो है जानेगी, और खाना कैसे जानेगी? वो कृषि से जानेगी। तो कुछ हद तक ये सही हो सकता है। तीसरा है कि मेसोपोटामियन सभ्यता से, तो नहीं, उसके सहयोग से ये नहीं जो है उपजी है, इसका अपना खुद से एग्जिस्ट हुआ है। तीसरा है वैदिक आर्यों के आगमन से, तो ये भी गलत है। वैदिक जो है, वैदिक सभ्यता बहुत बाद में आई है।
तो इसका सही उत्तर है 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदाय से। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्न अनाज के दानों में किसके साक्ष्य अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं? किसके जो है साक्ष्य कम मिले हैं? गेहूं के हैं, जौ, बाजरे या चावल? तो इसका सही उत्तर है चावल। तो चावल के जो है साक्ष्य कम मिले हैं और कहां से मिले हैं? तो ये आपको लोथल से देखने को मिलते हैं। लोथल से ही चावल धान की भूसी के साक्ष्य आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में धौलावीरा में कौन सा प्रमुख अवशेष पाया गया है? मिट्टी के हल के प्रतिरूप पाए गए हैं, मिट्टी के हल पाए गए हैं, तो ये नहीं, ये बनावली से पाया गया है, तो ये इसका उत्तर नहीं है। दूसरा जलाशय, तो यहां से जो है धौलावीरा से जलाशय आपको देखने को मिल रहा है, तो धौलावीरा से जलाशय मिल रहा है। धौलावीरा से जुते हुए खेत ये कहां से मिल रहे हैं? तो ये कालीबंगा से मिल रहा है, कालीबंगा से। और नहरों के अवशेष ये आपको सुर्तभुई से मिल रहे हैं। सुर्तभुई कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आंसर बी। तो प्राचीन कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में धौलावीरा से क्या मिला हुआ है? तो धौलावीरा से जलाशय आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि फर्दर इक्वेशंस एट मोहनजोदड़ो पुस्तक किस लेखक ने 1937 में प्रकाशित की? ए जॉन मार्शल, दो अर्नेस्ट मैके, बी अर्नेस्ट मैके, सी सर जेम्स मर्डोक और डी MSV शर्मा। तो ना तो ये आंसर सही है, ना ये आंसर सही है, ना ये आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है अर्नेस्ट मैके। तो इस फर्दर इक्वेशंस एट मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर है अर्नेस्ट मैके। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की बस्ती को कितने भागों में विभाजित किया गया था और उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है 2 भागों में दुर्ग और निचला शहर, 3 भागों में ऊपरी शहर, मध्य शहर और निचला शहर, 2 भागों में अमीर शहर और गरीब शहर, और डी है 1 ही भाग में निचला शहर। तो इसका सही उत्तर है 2 भागों में दुर्ग और निचला शहर। अगर आप शुरू से क्लास किए होंगे तो क्लास में मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो इसको 2 भागों में बांटा गया था। पहला था दुर्ग और दूसरा क्या था? ये था निचला शहर, निचला शहर। तो दुर्ग क्या होता था? वो काफी छोटा होता था, चारों तरफ दीवार से घिरा होता था। और निचला शहर दुर्ग के कंपेरिजन में बहुत बड़ा होता था, ये भी चारों तरफ दीवारों से घेरा गया रहता था। और दुर्ग में जो घर बनाए जाते थे पहले वो चबूतरे काफी अच्छे उसकी नींव बनाई जाती थी, उसके बाद जो है दुर्ग बनाए जाते। और निचले शहर में कुछ घर जो है ऐसे बनाए जाते चबूतरों पर, बाकी जो है सेम ऐसे जमीन पर बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात कैसा था, क्या था? तो क्या लंबाई, इसका जो है ऑप्शन ए है 3:2:1 इस अनुपात में था। दूसरा है 4:2:1, तीसरा है कि 5:2:1 और चौथा ऑप्शन है 4:3:1। तो इसका सही आंसर है 4:2:1। तो ये जो आपके ईंट देखने को मिलती हैं मोहनजोदड़ो में, वो विभिन्न स्थानों से जो भी ईंटें आपको देखने को मिलती हैं वो इस अनुपात में थी। ये जो है तो इसकी लंबाई जो है 4 होती थी। 4, अब चाहे वो मीटर में हो या 4 फीट में हो, तो ये जो है 4 में हो, 4 इसकी जो है लंबाई होती थी। और इसकी चौड़ाई जो कितनी होती थी? तो चौड़ाई इसकी जो है 2 के रेशियो में होती थी और इसकी ऊंचाई जो है वो 1 के रेशियो में होती थी। तो इसका जो अनुपात बनेगा वो 4:2:1 बनेगा। तो ये इसका अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोथल में आवास के निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो लोथल में जो है
घर बनाने के लिए वो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि लोथल में नालों का निर्माण किस प्रकार के ईंटों से किया गया है? तो नाले वहां पर जो बनाए गए हुए हैं वो पकी ईंट के बनाए गए हैं। नाले जो है वो पकी ईंट के बने हुए हैं और घर कच्ची ईंटों के बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन किताब किसने लिखी? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन ये किताब किसने लिखी है? तो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन ये किताब अर्नेस्ट मैके की जो है किताब है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की नालियों के विषय में अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली का बयान किस विद्वान ने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था, अर्नेस्ट मैके ने, आरसी मजूमदार या बीबी लाल ने? तो इसका सही उत्तर है अर्नेस्ट मैके। ये जो कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में अब तक खोजी गई संपूर्ण प्राचीन प्रणाली, ये जो है कथन ये अर्नेस्ट मैके का है। ये आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा मोहरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ ये इस पर आप ध्यान देना है कि कौन सा कथन गलत है। हम लोग पहला देखते हैं, उन पर जानवरों की आकृतियां अंकित थी। तो बिल्कुल हाँ, जो आपको मोहरें देखने को मिलती हैं वहां पर उस पर जानवरों की आकृतियां थी। दूसरा है, वे सिलखड़ी की बनी हुई थी। बिल्कुल हाँ, मोहरें सिलखड़ी की बनी होती थी। तीसरा है कि इन मोहरों पर अंकित लिपि को पढ़ा जाता था। हाँ, पढ़ा जाता था, लेकिन आज के इतिहासकार द्वारा नहीं पढ़ा जाता था। तो ये जो है यहाँ पर जो लिखा है कि इन मोहरों पर अंकित लिपियों को पढ़ा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। चौथा देखेंगे कि हड़प्पा की मोहरों पर पशुपति अंकित हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको पशुपति की जो है मूर्ति जो है कुछ वहां पर अंकन दिखता है। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास ABCD। तो यहाँ पर C गलत है। देख लेते हैं यहाँ पर C कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन B में दिया गया है। तो इसका सही आंसर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस पुरा स्थल से हुई है? तो पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस स्थल से हुई है? हड़प्पा, राखीगढ़ी, हुलास या सिनौली? तो ये हड़प्पा से हुई है। हड़प्पा कब हुई थी? 1921 में। किसके द्वारा? जो है वो दयाराम साहनी द्वारा हुआ था। तो ये किसके द्वारा जो है देखने को मिलता है? ये दयाराम साहनी द्वारा आपको देखने को मिलता है, दयाराम साहनी द्वारा। और इसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। हुलास कहाँ है? ये भी हुलास और सिनौली ये दोनों जगह यूपी में है, हुलास और सिनौली। तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन थे और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और किन चीज़ों को आपको और जानना है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप इनका जो है क्लास नोट्स चाहते हैं, क्लास नोट्स और इसका फ्री टेस्ट चाहते हैं, फ्री टेस्ट, तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को जो है डाउनलोड करिए और वहां पर आप फ्री सेक्शन में जाएंगे, फ्री कंटेंट में। तो फ्री कंटेंट में जाकर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट को दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल और मैसेज कर सकते हैं, 73 88 76 59 89। इस पर आप कॉल या मैसेज करेंगे तो डायरेक्ट हमसे आपकी बात होगी, और मैसेज करेंगे तभी हमसे ही बात होगी। तो आप चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, टेस्ट अच्छे से दीजिए। कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कॉल और मैसेज के माध्यम से जुड़े रहिए। और इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ें, यहीं पर आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जो है
सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको पता चलेगा कि क्लासेस कब चल रही हैं, किस प्रकार से चल रही हैं। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।